Before I have a detailed analysis of today's class, firstly, we have to understand a couple of things that what we are going to discuss today, right? तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं. नाउ रिमेंबर वन थिंग कि छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ जीके को इंट्रोड्यूस किया है. एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो कि छत्तीसगढ़ का जो सिविल जज का एग्जामिनेशन है, इसका जो जीके वाला पोर्शन है वो छत्तीसगढ़ पीएससी यानी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन बना है. So whenever we are studying Chhattisgarh history, we have to follow a particular pattern, and that pattern is very simple. हमें पूरा डिटेल में हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, हमें केवल वो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हिस्ट्री पढ़ना है जो छत्तीसगढ़ के एंड से रेलेवेंट है, राइट? जैसे स्टोन एज, नियोलिथिक एज, चाकोलिथिक एज. उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हिस्ट्री में छत्तीसगढ़ का कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है. उसके बाद जो 1857 की रिवोल्ट है और एंड उसके ऑनवर्ड्स बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिलता है हमें छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में. देन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कई सारे चीजें हुई जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज हमारा जो फोकस होगा वो दो चीजों पे होगा. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट माय टुडेस डिस्कशन, मैं आपको दो चीजें बता देता हूं. पहले हम लोग एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ ही जाएंगे हर एक क्लास में. हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जाएंगे. इसका पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम चैनल है, आई थिंक आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा ईजे लॉ अकेडमी का, वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाए, राइट? तो शैल वी स्टार्ट विद टुडेस डिस्कशन, राइट? गुड टू गो. चलिए, तो देखिए, whenever we are talking about Chhattisgarh history, we have to understand that Chhattisgarh history is available from the prehistory age, like जो पेलियोलिथिक एज थी या जिसको हम लोग पुरा पाषाण काल भी बोलते हैं, लाइक बिफोर द कोडिफिकेशन ऑफ प्रॉपर हिस्ट्री, वहां से हिस्ट्री का ओरिजिनेशन छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है. कई सारी पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स देखने को मिली छत्तीसगढ़ के अलग अलग एरियाज, राइट? कई सारी रॉक पेंटिंग्स देखने को मिली. ईयर 2012 में एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ. सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट क्या था? ऑन द बैंक ऑफ रिवर रेणुका, local people call it Renu river. Now remember, this thing is very much important because अभी recently BBC ने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कंपनी ने, रिसेंटली जो छत्तीसगढ़ का ये वाला जो एरिया है ना रेणुका रिवर वाला, इसको वर्ल्ड साइट में कवर किया था. तो ये करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है. इट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद हिस्ट्री बट आल्सो रिलेटेड विद करंट अफेयर्स. दिस एरिया हैज बीन डिस्कवर्ड इन 2012, almost 40 kilometer from the district headquarter of Ambikapur. Now let's understand it through the map. Exactly ये एरिया है कहां पे, राइट? तो you people can see the map. Map is visible to you people? Yeah. तो यहां पे दिस इज द एरिया, यहां पे है वो अंबिकापुर, राइट? यहां रायपुर से ऑलमोस्ट 200 प्लस किलोमीटर डिस्टेंस, राइट? अंबिकापुर एरिया में एक स्टोन एज का इंस्क्रिप्शन मिला. एंड दैट इंस्क्रिप्शन वाज पेंटिंग, right? Since it is a world heritage thing, right? So it is very much significant from Chhattisgarh history point of view. They might ask the question कि first thing, एक question कहां से बन सकता है कि on the bank of which river these stone caves have been found, right? So we have to remember it कि we have found it from this area of Ambikapur on the bank of river Renuka, right? Now let's understand it in a detailed manner. The Chhattisgarh is a very rich in rock painting ranging from Mesolithic to the historic period, and is said above mentioned some of the rock paintings dated even to the prehistoric period. तो जो हिस्ट्री में छत्तीसगढ़ का सिग्निफिकेंस है वहां पे हमें
मीजोलिथिक एज से, नियोलिथिक एज से और पैलियोलिथिक एज से, तीनों एजेस से कुछ ना कुछ हिस्टोरिक पेंटिंग्स देखने को मिली, राइट। द मोस्ट prolific rock art site in the state of Chhattisgarh are located in the district of Raigad, Karba Prahar, Basjaran, and Ongna. So here, what does it mean? Basically, except ये वाला साइट, बाकी जो सारे के सारे मिले हैं वो मिले हैं इस एरिया में, राइट। धमतारी डिस्ट्रिक्ट में, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, राइट। इन एरियाज में सबसे ज्यादा स्टोन एज के एविडेंसेस मिले हैं। तो दे माइट आस्क अ क्वेश्चन इन एमसीक्यू कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टोन एज के इंस्क्रिप्शंस नहीं मिले हैं, या किस डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर इट। दुर्ग में मिले हैं, बलोद में मिले हैं, धमतारी में मिले हैं, रायपुर में मिले हैं, राइट। And if you are having pen and paper, keep writing it, right? I'll give you the PDF, but at the same time, I'll suggest you people to write it because these things are important from exam point of view. Now, heading next, some of these were already known and few were discovered during the course of 2-year survey in the district. At most, the site of the pictures. Now, अब ये जो आपकी केव्स में इंस्क्रिप्शंस है या पेंटिंग्स है, इनमें किन किन चीजों को डिपिक्ट किया गया है। तो इट इज डिपिक्टिंग स्नेक्स, बर्ड्स, एलिफेंट्स, हम्ड कैटल्स, वाइल्ड बफेलो, वाइल्ड बोर, डियर, राइनोस, ह्यूमन फिगर्स, मरमेड्स। नाउ दिस थिंग इज वेरी मच सिग्निफिकेंट. It shows that these people have the imagination power. Mermaids is not something which is physical. Mermaids एक imaginary जल परी जिसको हम बोलते हैं ना, वो एक imaginary figure है. Try and understand before start writing, they have also drawn mermaids, right, on the sides. And hunting scenes, geometric designs, scenes of agricultural activities, dancing scenes in several colors have been drawn. So basically इन्होंने क्या किया, जैसे आप लोगों ने भीमबेटका रॉक शेल्टर केव में देखा होगा, तो इस तरीके के इन्होंने कलर्स से इंस्क्रिप्शन के थ्रू कुछ डिजाइन्स बनाए। कहां पे? केव्स के ऊपर खुदाई की, एनग्रेव किया और उसमें कलर भर दिए। उसमें अलग अलग चीजें दिखाई, बर्ड्स, स्नेक्स, hummed cattle like camels, wild buffaloes, boar, deer, rhinos, human figures. They have also depicted their cultural and social identity by showing the dancing scenes, by showing the agricultural activities, and so on. Right. In the district of Kanker, some of the rock paintings are located in the shelter of Udkuda, Garagori, Kherkheda, Kulgaon, गोटी टोला एटसेट्रा। नाउ दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। हमें क्या याद रखना है? हमें दो चीजें याद रखनी है कि किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में मिला है और किन किन एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया। दीज आर द टू थिंग्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट। नाउ इन दीज शेल्टर्स, अब यहाँ पे इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांकेर, जो कांकेर डिस्ट्रिक्ट है जो कि सदर्न पोर्शन में है छत्तीसगढ़ के, वहां पे we have found numerous of paintings of human figures, animal figures, palm prints, bullock carts, etc. If we are finding bullock carts, it means this was not the period of Paleolithic or Mesolithic stage. It was Neolithic, क्योंकि हमें पता है कि Neolithic stage में ही व्हील का आविष्कार हुआ, राइट? हमें पता है ये चीज। न्यूलिथिक एज में ही व्हील का आविष्कार हुआ और जब व्हील बना तभी तो बुलक कार्ट बनी। और अगर बुलक कार्ट प्रिंट किया है, वो इमेजिनेशन तो प्रिंट किया नहीं होगा। अगर बुलक कार्ट प्रिंट है मतलब ये कहां का प्रूफ है? न्यूलिथिक साइट का। तो अब हमें एक चीज क्लियर हो गई कि भैया छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पैलियोलिथिक एज में भी लोग रह रहे थे, मीजोलिथिक स्टेज में भी लोग रह रहे थे और नियोलिथिक स्टेज में भी लोग रह रहे थे। ठीक है, यहां पे वी हैव टू हाईलाइट दिस थिंग दैट द रॉक आर्ट साइट्स ऑफ घोटसर एंड कोहाबोर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरिया आर आल्सो वर्थ मेंशनिंग। यहां पे
जो रॉक्स आर्ट साइट्स हैं जो कि 2024 में डिस्कवर की गई है। 2024 में कहां पे डिस्कवर की गई है, चाहो तो कहीं पे लिख लेना, घोड़सर और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरिया। ठीक है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, वहां के दो विलेज एरिया है या डिविजनल एरियाज हैं, घोड़सर और कोहाबोर, वहां पे भी हमें रॉक आर्ट साइट देखने को मिली है। नाउ प्रोसीडिंग नेक्स्ट, these have paintings of human figures, animal figures, scenes of day to day life generally painted in white at Chitwa Dogri, Durg district. Interesting depiction of Chinese human figure riding a donkey, picture of dragon, and those agricultural scenes are depicted. Now this is showing that these Chhattisgarh people have connection with the Chinese civilization. That is why they have drawn the Chinese people sitting on the donkey. They have shown the fire dragon of China in their paintings. तो अगेन यू हैव टू रिमेंबर, अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, हालांकि ये बहुत टेक्निकल चीज है, आई कैन बी वेरी मच श्योर कि 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा अगर एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, कि किस इंस्क्रिप्शन से ये डिपिक्ट होता है छत्तीसगढ़ पीपल हैव ट्रेड रिलेशंस विद चाइनीज पीपल, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, चितवा डोगरी इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, चितवा डोगरी साइट है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, right? It is depicting this thing. Now proceeding next, in addition to the sites mentioned above, Limdahiya in Bastar district, Sitakeni and Ogdi etc. in Sarguja district have also yielded several interesting rock paintings, but that is not that much important for us, right? अब हम जाएंगे स्पेसिफिक प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स कहां कहां से मिली है। तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स हमें मिली है सिंघरपुर इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में एक जगह है सिंघरपुर, वहां से हमें प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स मिली है। A painted shelf is located at the place named as Singhanpur in Raigad district of Chhattisgarh. This shelter is south facing, built by the nature over a hill on the hill of 20 km west of Raigad district. Now what you have to understand here, if you will see it closely, basically this area, ठीक है, दुर्ग एंड रायपुर के बीच में, दिस इज द एरिया जहां से हमें ये साइट देखने को मिली। एक इंपॉर्टेंट साइट हमें यहां से देखने को मिली है, सेकंड इंपॉर्टेंट साइट हमें यहां से देखने को मिली है। अच्छा, वॉट एवर आई एम ड्रॉइंग यू पीपल कैन सी दैट ना ऑन योर स्क्रीन, दैट इज विजिबल टू यू पीपल, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ so are more sites probably number ranging generally from the middle Paleolithic age to the historical period located in the Chhattisgarh। ठीक है, ये हमें साइट्स देखने को मिली है, लगभग 50 से ज्यादा साइट्स मिली है, 50+ साइट्स मिली है, राइट। नाउ अब यहाँ पे वी डोंट हैव टू गेट इनटू द डिटेल कैसे मिला क्या मिला, बट हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो साइट मिली है, that site was the first site discovered in Chhattisgarh in the year of 1980, and this particular painting site was almost 30,000 years ago from today. 30,000 years ago means more or less it was the period of Neolithic stage, right? This was discovered by Anderson around in 1910, and the first painting of India painted in 1918, and the 13th issue of Encyclopedia Britannica of Singagar mentioned it worth notable site। तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट साइट कौन सी मिली है, फर्स्ट साइट छत्तीसगढ़ से कौन सी मिली है, इफ यू वांट यू कैन राइट इट। फर्स्ट साइट वाज डिस्कवर्ड बाय एंडरसन in 1910,
एट रायपुर, रायगढ़ सॉरी। नाउ अब क्योंकि कोई भी एक हिस्टोरिक साइट होती है, उस पे केवल एक हिस्टोरियन काम नहीं करता है, मल्टीपल हिस्टोरियन वर्क ऑन दैट साइट। ठीक है, लाइक एंडरसन ने डिस्कवर किया, उसके बाद उस पर फर्दर शेल पिक्चर्स का डिपिक्शन देखा, किसने? श्री अमरनाथ दत्त ने। ठीक है, एंड अर्लियर यहां पे 23 आर्टिफैक्ट्स थे, बट एज द टाइम पासिस बाय इरोजन ओनली 13 आर्टिफैक्ट्स आर लेफ्ट। और इन आर्टिफैक्ट्स में क्या क्या देखने को मिला है? मरमेड्स, कैंगरूज, animals, goat, and spirits is unique. Now here what you have to understand, this shows the relation of Chhattisgarh with Australia, right? They were able to make the artifacts of kangaroos. They were able to depict it on their caves. Okay, and not only this, here the ladder long man-made nature is compared with the ladder found in Australia. ठीक है, एक मैन मेड एक्चुअली एक ऐसी लैडर बनाई गई है केव के अंदर। ठीक है, एंड द सेम काइंड ऑफ लैडर इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया ऑफ सिमिलर कंटेम्परेरी टाइम। सो इट अगेन एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप ऑफ छत्तीसगढ़ विद ऑस्ट्रेलिया। आई एम श्योर यू पीपल वुड नॉट हैव थॉट ऑफ कि छत्तीसगढ़ का इतना लाइक डाइवर्सिफाइड एरिया था, राइट? बट हिस्ट्री से हमें ये चीजें पता चलती है ना। अब अगर हमें एक लाइन में बोलना है तो मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स हमें पता है कहां है। रायगढ़, बस्तर, कांकेर, दुर्ग, कोरिया, यहां पे मेजॉरिटी ऑफ द साइट्स इनकी स्टैब्लिश है। ठीक है, एंड रायपुर ऑल्सो। लेकिन जो अभी रिसेंट एक डिस्कवरी हुई अंबिकापुर में, जो अभी मैंने आपको मैप में बताया था ऊपर की तरफ जो था, दैट साइट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज काबरा पहाड़ केव्स, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उड़ीसा के बॉर्डर पे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काबरा पहाड़ केव्स मिली। ठीक है, इन काबरा पहाड़ केव्स में बेसिकली इट इज प्रोवाइडिंग, ठीक है, द सदर्न पार्ट ऑफ द टिपिकल मीडोज। ठीक है, the Andamans could not make a house like today. They lived in the naturally made caves to escape the weather and wild animals. So basically काबरा पहाड़ caves were the natural caves जहां पे उस टाइम पीरियड के लोग रहते थे। They were not able to design today like architecture and houses. So they used to live in the natural cave to save themselves from any kind of wild animals and all kind of weather conditions, right? आई एम श्योर आप लोगों ने सबने द जंगल बुक की मूवी देखी होगी, पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि जानवर और इंसान भी, इनिशियली इंसान भी कहाँ रहते थे? केव्स में। ठीक है, इंसानों ने क्या किया, जो बड़े बड़े जंगली जानवर थे उनको निकाल के उनकी केव्स में रहना शुरू कर दिया। तो ये हमें कहां पे देखने को मिलता है? काबरा पहाड़ केव्स में। नाउ हेडिंग नेक्स्ट, let's understand the megalithic culture of Chhattisgarh and Neolithic culture of Chhattisgarh. Now, the problem over here is कि we cannot determine in Chhattisgarh area specifically कि कब Paleolithic age खत्म हुआ और Neolithic age switch हुआ, right? Because छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा limited resources available है, which is proving the existence of human at that time period. ठीक है, the fortified hill near बड़े डोंगर must have been extremely useful for Neolithic dwellers. अब यहां पे बड़े डोंगर एरिया में, बड़े डोंगर एरिया इज द सदर्न पोर्शन ऑफ छत्तीसगढ़, यहां पे the people started living and they started agriculture activities in this area, southern portion of छत्तीसगढ़ में। ठीक है, we have found numerous of sites from ग्रह धनोरा, राजपुर, ग्रह चंदेला एंड ग्रह बोदरा ऑफ सबरी। ठीक है, इन द इंद्रावती वैली, इंद्रावती वैली इज एस्टेब्लिश्ड इन इंद्रावती रिवर, इंद्रावती रिवर की वैली में यहां पे ह्यूमन सेटल देमसेल्फ and they started their agriculture activities, and
You know what? You people will be amazed to know this particular fact कि तब से लेके ना ये लोग आज तक वैसे ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन कर रहे हैं। इन लोगों ने प्रिमिटिव कल्टीवेशन क्या होता था, एक जगह पे गए, एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह लगाए, ठीक है, रिसोर्सेस कंज्यूम किए, फिर मूव करके दूसरी जगह पे चले। तब तक नेचुरली वहां के रिसोर्सेस हील हो गए, फिर तीसरी जगह पे चले गए, चौथी जगह पे चले गए, फिर एक साइकिल बना के फिर वापस उसी पहली जगह पे आ गए। ठीक है, तो ये एक्टिविटी मेगालिथिक एज से स्टार्ट हुई और ये आज तक छत्तीसगढ़ में चल रही, which shows that even they have stated this thing that the primitive type of cultivation is still practiced in the hill maria of Ambujmai area of Chhattisgarh, राइट? अभी तक लोग वही प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, वन में स्टेट दैट aboriginal tribes of this region are the direct descendants of the Neolithic age. So these people are actually direct descendants of Neolithic age, and they still haven't used any kind of technology or any kind of advancement while doing the cultivation activities. The theory related to migration of Indus people to this region is that Naga people migrated to this region in 1700 BC, right? So Indus लोग जो थे, जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, वैदिक सिविलाइजेशन यहाँ पे कब स्टार्ट हुई? 1700 BC में, when Naga people are like Naga sadhu people of Indus area, ठीक है? As per famous historian Max Muller, ये जो इंडस एरिया के लोग थे, जो वैदिक सिविलाइजेशन के लोग थे, these people came from मिडिल ईस्ट एशिया। मिडिल ईस्ट एशिया से मतलब इराक, ईरान, पर्शिया से इंडिया की तरफ ये लोग आए, right? And they established in and settled down in various parts of India, including Chhattisgarh, right? Now, the emergence of new culture of more primitive state all over the Maria Gond region. Now, remember this thing: Maria Gond is a famous tribe of Chhattisgarh, जो अभी भी primitive cultivation को follow करती है। Hundreds of megalithic tombs are found, ठीक है, and it is also the living culture of this day. The present day practice of memorial have been many similarities with the practice of megalithic period, but one may not like to conclude that the present day tribe communities are ancestors of megalithic period, right? इनकी काफी सारी प्रैक्टिसेस हैं जो मेगालिथिक पीरियड से मिलती जुलती हैं, so it is very likely to say that these people are having connection with megalithic period people. Now, heading next, डायरेक्टली अब हम सीधा जंप कर जाएंगे फ्रीडम मूवमेंट। देखो, अभी मैं आपको इसके आगे बढ़ूं, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जो वैदिक पीरियड है, मौर्यन डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी है, ये सारी डायनेस्टीज जब चल रही थी, चंदेला डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, पांड्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, तब तक दीज पीपल वर लिविंग इन द फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ वॉज एन आइसोलेटेड एरिया और यहाँ पे किसी भी सिविलाइजेशन का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस नहीं था। देयर वॉज अ लोकल ट्राइबल गवर्निंग, तो वो पूरा हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स कहीं पे भी प्रॉपरली मेंशन्ड नहीं। और छत्तीसगढ़ पीएससी का आप सिलेबस उठा के देखोगे, उसमें भी उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एंड दैट इज द रीजन जब उससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते तो हम क्यों पढ़ें? वी हैव टू डू द स्मार्ट स्टडी ना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्रीडम मूवमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। डायरेक्टली हम लोग जंप कर जाएंगे फ्रीडम मूवमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। यहां से छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री टिल 2024 तक अच्छी खासी देखने को मिलती है। सो इफ वी विल टॉक अबाउट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, पहले मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे देता हूं बिफोर आई स्टार्ट माय डिटेल डिस्कशन। यहां पे ना कई सारे ट्राइबल मूवमेंट्स, छत्तीसगढ़ में कई सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, ठीक है, जैसे हल्बा रेवोल्यूशन, ठीक है, देन कोई रेवोल्यूशन हुई, मारिया रेवोल्यूशन हुई, और इन सब लोगों का पता है मुद्दा एक ही था। मुद्दा ये था, दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, दे वर नॉट हैविंग द पिक्चर ऑफ इंडिया, दे वर हैविंग द आइडिया, भैया आप हमारे कल्चर को डिस्टर्ब मत करो, जो हमारे पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट मत करो, ठीक है, हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उनको एज इट इज चलने। एंड दीज पीपल वर नॉट ओनली फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बट आल्सो अगेंस्ट मराठास, बिकॉज मराठा पीपल वर आल्सो ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस छत्तीसगढ़ी पीपल।
एंड दीज पीपल यूज टू कंसीडर, चाहे वो मराठा हो या अंग्रेज हो, उनके लिए वो दोनों ही फॉरेनर थे। And these tribal people used to show their rebellious behavior against both। ठीक है, तो ये जितनी भी रेवल्यूशंस है अभी जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जितने भी रेबेलियंस है, चाहे वो पालनकोट रेबेलियन हो, चाहे वो आपका तारापुर रेबेलियन हो, चाहे वो मुरिया रेबेलियन हो, सारे रेबेलियंस में एक फैक्टर कॉमन, एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन, एक रेवोल्यूशन था जो बहुत यूनिक कॉज को लेके हुआ था, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पता है किस चीज को लेके? ये लोग ह्यूमन सैक्रिफाइस, मानव बलि, नर बलि की प्रैक्टिस को फॉलो करते थे। एंड ब्रिटिशर्स ट्राइड टू स्टॉप देम। इट माइट साउंड फनी एंड इलॉजिकल टुडे, बट दीस पीपल फॉट एट दैट टाइम टू प्रिजर्व दैट कल्चर एंड सोशल आइडेंटिटी ऑफ देमसेल्फ, राइट? तो उस समय पे उन लोगों ने इस चीज को लेकर लड़ाई करी कि हमारे ह्यूमन सैक्रिफाइस की प्रैक्टिस को आप चलने दो, इसको खत्म मत करो, राइट? इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। देन वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे पंडित रविशंकर शुक्ला, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में कट के मध्य प्रदेश से अलग हुआ। छत्तीसगढ़ वाज द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन 1956। जब मध्य प्रदेश स्टेट बना था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था। तो जो पंडित रविशंकर शुक्ला हैं, जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश है, इनकी कर्म भूमि, मतलब इनका जो पूरा वर्किंग था वो पूरा रायपुर से ऑपरेट, तो दैट्स व्हाई इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। ये गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी रायपुर के लोगों को मोटिवेट करते रहे। ठीक है, जंगल सत्याग्रह जो छत्तीसगढ़ में हुआ या बाकी जो सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में हुआ, उन सब में भी इन्होंने एक्टिव पार्ट लिया। ठीक है, इतना ओवरव्यू काफी होगा। अब हम लोग एक डिटेल में डिस्कशन शुरू करते हैं, राइट? सो इन 1818 छत्तीसगढ़ केम अंडर सॉर्ट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर कब आया छत्तीसगढ़? 1818। In 1954, when the province of Nagpur lapsed to the British government, now province of Nagpur में ही छत्तीसगढ़ एरिया आता था। जब प्रोविंस ऑफ नागपुर लैप्स हुई अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, तो ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। छत्तीसगढ़ was formed into a deputy commissionership with a headquarter at रायपुर। ब्रिटिश पीपल ने क्या किया, एक डेप्यूटी कमिश्नरशिप बना दी छत्तीसगढ़ एरिया, जिसका हेडक्वार्टर कहां बनाया? रायपुर, जो कि प्रेजेंट कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। The British made certain changes in the administrative and revenue system of Chhattisgarh, which adversely affected the people of Chhattisgarh. Intrusion of British was resisted strongly in Bastar by the tribal areas and other parts of Chhattisgarh, which continued till 1947. तो 1818 से ये रेबेलियस बिहेवियर दिखना शुरू हुआ, इवन उसके पहले से 18th सेंचुरी से ही। ठीक है, लाइक 1750 1760 से। ठीक है, जैसे जैसे प्रोविंस ऑफ नागपुर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, इन लोगों के अंदर गुस्सा भरना शुरू हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, दे वर एक्सप्लॉइटिंग द पीजेंट्स, एंड फार्मर्स बहुत ज्यादा इस चीज से डिसअपॉइंटेड थे। ठीक है, एंड दीज पीपल वर ट्राइबल पीपल। ठीक है, सो दे केम अप विद अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, राइट? नाउ Chhattisgarh has given many of the unsung warriors of freedom struggle, right? These were the tribal people. कई सारे ट्राइबल पीपल थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ के बिहाफ पे बहुत वाइड लेवल पे रिवोल्ट को सपोर्ट किया। नाउ कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में नेशनल मूवमेंट क्यों राइज? बिकॉज ऑफ फर्स्ट exploitation of local peasants, occurring of severe famine in the occurring of severe famine in the region। जब ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को कंकर किया, उसी टाइम पे इस एरिया में बहुत ज्यादा फेमाइन फैला, महामारी फैली। ठीक है, जिससे मास स्केल पे लोगों की डेथ होने लगी, एंड द पीपल गॉट डिसअपॉइंटेड कि वी आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड एंड वी आर नॉट गेटिंग द बेसिक फैसिलिटीज टू सेव अस फ्रॉम दिस फेमाइन, राइट? उस टाइम पे प्लेग वगैरह बहुत वाइड स्केल पे फैला था छत्तीसगढ़ एरिया। नाउ थर्ड पॉइंट, टू सेव द कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज।
right? These tribal people were quite innocent. So these people were getting influenced by Christian missionaries. So to protect their interest, they came up with the idea that, sir, I don't want you to be the part of our tribal community. Stay away from us. And that's how they shown their rebellious behavior. Contribution for the development of national consciousness by Pandit Sundarlal Sharma, Thakur Pyarelal, Sri Madhav Rao, and Sri Madhavale. These were the famous political leaders of Chhattisgarh who have actively participated in the freedom struggle of India from Chhattisgarh. The first war of independence in 1857 was spearheaded in Chhattisgarh by Veer Narayan Singh. This point is important. याद रखिए 1857 की रिवोल्ट को छत्तीसगढ़ में किसने स्प्रेड किया? द आंसर इज वीर नारायण सिंह, हु वाज द बेनेवोलेंट जमींदार ऑफ सोना खान. सोना खान वाज अ एरिया जहां का वो जमींदार था. ठीक है, ब्रिटिशर्स वहां पे पहुंचे, सोना खान एरिया की लैंड्स को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसके चलते वीर नारायण सिंह वाज वेरी अग्रेसिव. एंड वीर नारायण सिंह को वहां के लोकल लोगों ने भी बहुत ज्यादा वाइड लेवल पे सपोर्ट किया. जब लोकल लोगों ने भी सपोर्ट किया वीर नारायण सिंह को, तो वो एक्टिवली ही हैज बिकम द फ्रीडम फाइटर फ्रॉम छत्तीसगढ़ इन 1857 revolt. He was the first martyr from Chhattisgarh. He was the first martyr of 1857 revolt in Chhattisgarh. Right? Narayan Singh martyrdom has resurrected in 1980s and he has become a potent symbol of Chhattisgarh pride. अभी वीर नारायण सिंह के कई सारे चौक हैं. बिलासपुर में आप चले जाओगे, दुर्ग में चले जाओगे, भिलाई में चले जाओगे, वहां पे उनके नाम के चौक चौराहे बने. Because he was considered a famous influential person, right? Bastar area was actively involved in the first freedom struggle of India in 1857. Bastar was the integral part of the earliest movement of independence. Now let's understand the rebellions of Chhattisgarh. What all rebellions took place in Chhattisgarh? So we are going to discuss it in a ascending order. These are the major rebellions of छत्तीसगढ़ एरिया which is mentioned here. इसके अलावा कोई और रिबेलियन नहीं पढ़नी है. और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से मैं ये भी बता दूं आपको, अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा रिबेलियन एरिया से ही, सबसे ज्यादा. ठीक है, तो अगर आपने ये 5-6 रिबेलियंस को ढंग से कवर कर लिया तो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री आप समझिए आपका 50% काम हो गया. राइट नाउ, फर्स्ट इज हल्बा रिबेलियन. It started in 1774 and continued till 1779. Next is Bhopal Patnam struggle of 1795. Next is Paralkot rebellion. Next is Tarapur rebellion, Maria rebellion. First freedom struggle which started in 1856 and continued till 1857. Then Koi revolt of 1859, Muria revolt of 1876 and Rani rebellion of 1878 and Bhumkal of 1910. These are the major rebellions. अब इनके बारे में एक एक रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आती है कोई रिवोल्ट. देखिए, कोई रिवोल्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कोई रिवोल्ट actually first organized revolt here after 1857 revolt in the area of Chhattisgarh. कोई रिवोल्ट क्यों हुई? ठीक है, कोई रिवोल्ट इज एन इंपॉर्टेंट मास अपराइजिंग अमंग द ट्राइबल पीपल इन द रीजन ऑफ बस्तर. अगेन ये पूरी फाइटिंग कहां हो रही है? बस्तर रीजन. राइट, द रिबेलियंस वर फॉर्म्ड टू स्टैंड अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक एंड डोमिनियन ब्रिटिश रूल. द सिग्निफिकेंट रिवोल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ व्हिच इज नोन एज कोई रिवोल्ट. अब इसको कोई रिवोल्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो ट्राइबल पीपल थे ना ऑफ कोई एरिया, they have started this revolution, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोई revolt. It took place in 1859. The tribal people declined to accept the decision of British, which offered the contracts of cutting off sal trees to the people outside the region of Bastar. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली. इन्होंने क्या किया? इन्होंने हैदराबाद के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप जो बस्तर एरिया है छत्तीसगढ़ का, वहां पे जाके साल ट्रीज को कट करो और उनको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करो.
ठीक है। अब यहाँ पे जब इन्होंने ये किया तो जो वहां के लोकल जमींदार थे उन्होंने इस चीज को अपोज किया। ठीक है। जो लोकल जमींदार के जो वर्कर्स थे वो उनको बोलते थे कोई वर्कर, कोई ट्राइब के लोग थे उनको कोई वर्कर्स बोलते थे। कोई वर्कर्स ने अलोंग विद देयर जमींदार इस चीज को अपोज किया कि आप हमारे एरिया के साल ट्रीज का लीज, इनकी कटिंग का लीज किसी हैदराबाद में बैठे इंसान को क्यों दे रहे हो? दिस इज रॉन्ग, right? So this is how the Koi revolt has started. The people of Zamidaris who were involved in the cutting of trees were known as Kois, which subsequently became the name of the revolution. The contractors who were offered to contract of cutting trees are also known to exploit the innocent tribal people in many ways. When the water rose above their heads, the tribal people called for Koi revolution in Bastar. I hope this Koi revolt is clear. कोई रिवोल्ट के आगे आप कॉपी में लिख लीजिए एरो बना के, साल ट्री रिवोल्ट। ठीक है, साल ट्री रिवोल्ट ऐसा लिख लेंगे, आपको याद आ जाएगा कि हैदराबाद के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके चलते ये रिवोल्ट शुरू हुई। नेक्स्ट है मारिया रिबेलियन। मारिया रिबेलियन इज वन ऑफ इट्स यूनिक। मारिया रिबेलियन अपने आप में एक यूनिक रिबेलियन। अगेन ये भी रिबेलियन कहां हुआ? बस्तर एरिया। मारिया रिबेलियन क्यों शुरू हुआ? क्योंकि एक मारिया ट्राइब थी छत्तीसगढ़ की। दीज पीपल यूज टू बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ killing of human or human sacrifice, right? Now it was apparently fought to preserve the practice of human sacrifice in the area. Britishers were doing it for their social well-being, but these people considered it as an invasion on their individuality, culture, and customs, right? And they started a rebellion, right? This rebellion continued from 1842 to 1863. The tribal people had no other option other than to fight against the Britishers. Now, here you have to see and understand that this Maria revolution was not only against Britishers, it was also against Maratha. Because अभी इसका आपको एक वाइडर पिक्चर समझना पड़ेगा। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुआ? अंग्रेज और मराठा लोग लड़ रहे थे टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर द सेंट्रल इंडिया। अब ये मराठा लोग क्या कर रहे थे? स्लोली एंड ग्रेजुअली दे वर एंटरिंग इनटू द एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, एंड दीज पीपल वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट छत्तीसगढ़ पीपल फ्रॉम ब्रिटिशर्स। लेकिन छत्तीसगढ़ के ट्राइबल लोगों के लिए मराठास भी इंट्रूडर्स ही थे, वो भी स्ट्रेंजर्स ही थे जैसे ब्रिटिशर्स। ठीक है, एंड दे यूज्ड टू कंसीडर कि भाई आप दोनों हमसे दूर रहो, आपसे भी हमें अपने आप को गवर्न नहीं कराना है, आपसे भी हमें अपने आप को गवर्न नहीं कराना है, हम खुद से गवर्न हो जाएंगे, हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन मराठास को यह चीज पता थी कि अगर हमने छत्तीसगढ़ पे अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश नहीं किया तो ब्रिटिशर्स स्टैब्लिश कर लेंगे। तो मराठा के जो बस्तर एरिया के लोग थे, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट बोथ, अगेंस्ट मराठास एज वेल एज अगेंस्ट छत्तीसगढ़, अगेंस्ट दैट ब्रिटिश पीपल, right? The combined region of Maratha and the Britishers made it almost impossible for the tribe people to restore their individuality and originality. The Anglo-Maratha rule forced to the aboriginal tribe to part with the tribal faiths and practices. The British and the Maratha used to enter upon the temples constantly, which, according to the innocent belief of the tribal people, polluted the sacred atmosphere or the religious फीलिंग ऑफ दोज पीपल। ये लोग जबरदस्ती उनके मंदिरों में घुसते थे ह्यूमन सैक्रिफाइस को रोकने के लिए, जिससे मारिया ट्राइब के लोगों को लगता था नहीं ये आप गलत, डोंट डू दिस, राइट? सो अब इनके पास, मारिया ट्राइब के लोगों के पास, they were left with only one option, that was just to show the revolt and nothing else, right? Now heading towards Muria rebellion in Chhattisgarh. Muria rebellion started in 1876. Muria rebellion किस चीज पे फोकस थी? This was focused on the removal of दीवान। ठीक है, छत्तीसगढ़ के एक
छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया के एक किंग हुआ करते, ठीक है। इन्होंने क्या किया, किंग ने एक बंदा था गोपीनाथ कपारदास, इसको एज अ दीवान अपॉइंट किया। अब दीवान कौन होता था, जैसे जो काम आज कलेक्टर करता है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, उसके लिए दीवान अपॉइंट होता था, ठीक है। तो बस्तर एरिया में एक दीवान अपॉइंट हुआ 1867 में, जिसका नाम था गोपीनाथ कपारदास। गोपीनाथ कपारदास वहां के लोकल ट्राइबल लोगों को एक्सप्लॉइट करता था टू गेन मोर एंड मोर रेवेन्यू, ठीक है। और जब ये लोग राजा के पास जाते हैं, ट्राइबल पीपल राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इस दीवान को हटा दो, तो राजा ने उन्हें मना कर दिया। राजा कॉन्स्टेंटली उन लोगों को निग्लेक्ट करने लगा, जिसके चलते इन लोगों के पास दे वर लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन, मूरिया ट्राइब के लोग दे वर लेफ्ट विथ ओनली विथ वन ऑप्शन टू फाइट, राइट। तो अब देखिए यहां पे हमने पढ़ा कोई रेवोल्यूशन में क्या था, साल ट्री था। वहां पे आगे लिख लीजिए, एक वर्ड में लिख लेंगे तो इजीली याद रहेगा। मारिया ट्राइब में क्या था, ह्यूमन सेक्रीफाइस था। मूरिया ट्राइब में क्या था, रोल ऑफ दीवान, रिमूवल ऑफ दीवान के लिए, ठीक है, जो टैक्स कलेक्टर, ठीक है। On March 2nd, 1876, the raging tribal people enclosed Jagdalpur, the abode of the king. The Muria people decided the king and blocked the ways of exit. Surrounded by all sides, king faced the real inconvenience to inform the British about the unrest that they had gathered by the tribal people. इन्होंने क्या किया, राजा को एक तरीके से wrongfully confine कर, और राजा को इतना भी टाइम नहीं दिया कि वो ब्रिटिशर्स को जाके बता पाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स की हेल्प से ही तो उसने दीवान को अपॉइंट किया था, ठीक है। मच लेटर ब्रिटिश आर्मी आई जिसने रेस्क्यू किया राजा को, एंड दे हैव सुपरसाइडेड द और सरपास द रेवोल्यूशन ऑफ दीस ट्राइबल पीपल, ठीक है। ये वाली जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये तीनों रिबेलियस क्लियर हैं। एक बार थम्स अप दे दो आप लोग जल्दी से अगर क्लियर है तो। यस, नेक्स्ट इज पारलकोट, पारलकोट रिबेलियन इन 1825, ठीक है। एक नया इवेंट हुआ, दैट वाज अबुझ मारिया, ठीक है। अबुझ मारिया अगेन एक ट्राइब थी जो कि अभी भी प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ में रह रहे, ठीक है। अबुझ मारिया ट्राइब ने एक रिवोल्ट शुरू किया, दैट इज कॉल्ड पारलकोट रिबेलियन, ठीक है। ये मेनली क्या था, इट वाज मेनली द फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स ऑफ मराठा एंड ब्रिटिश, ठीक है। अबुझ मारिया के जो लीडर थे गैंद सिंह, ठीक है, इन्होंने एक रिवोल्ट स्टार्ट किया इन द पारलकोट एरिया, एंड इन्होंने सारे अबुझ मारिया ट्राइब के लोगों को गैदर किया, and collectively they came up with the idea that Abuj Maria people should be made free from all kind of evils, evils which were put by the foreign people. फॉरेन इनके लिए फॉरेनर्स कौन थे, बोथ मराठास एंड ब्रिटिशर्स। अगेन जो आपकी तारापुर रिवोल्ट है ये भी इसी मुद्दे पे बेस्ड थी। हलवा रिबेलियन अगेन हलवा ट्राइब की थी, ये भी इसी मुद्दे पे बेस्ड थी। ये जो बाकी की बची हुई रिबेलियन इन सब में एक ही कॉमन फैक्टर, दैट वाज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्राइबल पीपल, राइट। हलवा रिबेलियन, तारापुर रिबेलियन, पारलकोट रिबेलियन, तीनों में एक ही फैक्टर कॉमन था, और तीनों रिबेलियन एंग्लो मराठा के अगेंस्ट थी। ये केवल और केवल अंग्रेजों के अगेंस्ट नहीं थी, देवर अगेंस्ट एंग्लो मराठा। वो दोनों से बोथ फ्रंट पे लड़ रहे थे, एक तरफ से ब्रिटिशर्स को रोक रहे थे, दूसरी तरफ से मराठा पीपल को रोक रहे थे, तो नॉट टू एंटर इनटू देयर एरिया, राइट। नाउ नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ contributed a lot, right? It has started with जंगल सत्याग्रह in छत्तीसगढ़, when महात्मा गांधी started सत्याग्रह, ठीक है। his famous political allies, महात्मा गांधी's famous political allies started जंगल सत्याग्रह in various parts of छत्तीसगढ़ to protect the land area and the cultural diversity of छत्तीसगढ़,
ठीक है। छत्तीसगढ़ में सिलवाहा नागरी, दत्तासेली, रुद्री नवगांव और महासमुंद दुर्ग, इन एरियाज में जंगल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। ठीक है। जंगल सत्याग्रह का विजन क्या था कि यू शुड स्टॉप कमर्शियलाइजेशन ऑफ द जंगल, आप पेड़ों को काटो मत, राइट। ऑल दीज जंगल सत्याग्रह वर सक्सेसफुली लेड बाय द एरिया लीडर्स हु पार्टिसिपेटेड इन इट। ठीक है। फिर इंडिविजुअल भी कई सारे सत्याग्रह मूवमेंट हुए छत्तीसगढ़ एरिया में। नाउ कमिंग टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन छत्तीसगढ़, ये एक फुल फ्लेजेड बड़ा मूवमेंट था गांधी जी का, जिसने छत्तीसगढ़ को डीपली इंपैक्ट किया। 1920 में जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सेटअप किया, ठीक है, तो उस समय पे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये नाम इंपॉर्टेंट है, कंडेल नाहर आंदोलन स्टार्ट हुआ फ्रॉम द धमतारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज धमतारी डिस्ट्रिक्ट, इज इट विजिबल? यहां से, इस एरिया से, ठीक है, गांधी जी को सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला इन योर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। ठीक है। एंड बेसिकली इसमें क्या हुआ, दे हैव स्टार्टेड कंदेल नाहर आंदोलन। ठीक है। और कंदेल नाहर आंदोलन को एड्रेस करने के लिए गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ में आए 1920, जिससे कई सारे छत्तीसगढ़ के लोकल पॉलिटिकल लीडर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, दे गॉट मोटिवेटेड एंड दे स्टार्टेड वर्किंग विद महात्मा गांधी। नेक्स्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन छत्तीसगढ़। 1930 में जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, 1920 में नॉन कॉपरेशन के बाद गांधी जी को पता था कि हाँ, छत्तीसगढ़ में अब मेरे अलाइज, तो अब उन्होंने डायरेक्टली कनेक्ट किया छत्तीसगढ़ के लोगों को कि हमारा नेक्स्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू हुआ है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और मेनली इसको उन्होंने रायपुर से स्टार्ट किया। ठीक है। रायपुर में आई वाज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, पंडित रविशंकर शुक्ला, राइट। ही वाज द एलाई ऑफ महात्मा गांधी इन रायपुर एंड ही स्टार्टेड मेकिंग सॉल्ट। ठीक है, जो सॉल्ट सत्याग्रह बोलते हैं जिसको, ही स्टार्टेड मेकिंग सॉल्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिशर्स in the civil disobedience movement, and in Dhamtari it started to form Jangal Satyagraha as well as Bhatti Seli, Rudri Naugaon, महासोद, दुर्ग, बिलासपुर एटसेट्रा प्लेसेस पे भी कई सारे फ्रीडम फाइटर्स आके खड़े हो गए, जिन्होंने जो गांधी इरविन पैक्ट था, ठीक है, 1932 का, उसको भी अपोज किया। ठीक है। लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन प्लान ऑफ आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन प्लान ऑफ 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट हैज स्टार्टेड, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड विद द स्लोगन ऑफ डू और डाई। In 1942, as soon as Gandhi ji started Quit India movement, Chhattisgarh region also participated in Quit India movement। ठीक है। यहाँ पे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जो तीन बड़े प्रोविंसेस थे छत्तीसगढ़ के, दे हैव टेकन पार्ट इन दिस मूवमेंट। अब लेट्स अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पंडित रविशंकर शुक्ला इन नेशनल मूवमेंट एंड द रोल ऑफ इंजीनियर राघवेंद्र राव। इसके बाद वी विल स्टॉप हियर और हम लोग कुछ क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए, तो पंडित रविशंकर शुक्ला वाज बोर्न इन द सागर district of Madhya Pradesh in 1877, but he started living in Raipur, Chhattisgarh from 1907, and from there only he has addressed all the national movements. ठीक है। he addressed Home Rule League in 1916, non-cooperation movement, president, or he was the president of Raipur Congress Committee in 1920। ठीक है। कांग्रेस कमेटी बनी रायपुर में 1920 में, उसके भी प्रेसिडेंट पंडित रविशंकर शुक्ला थे। ठीक है। ही ऑल्सो स्टार्टेड झंडा सत्याग्रह इन 1923। ठीक है, नेशनल फ्लैग सत्याग्रह।
He contributed in civil disobedience movement. He contributed in Quit India movement, and he has become first chief minister of Madhya Pradesh in 1956. ठीक है. Next जो famous influential personality है, that is engineer Raghavendra Rao. He was the most powerful leader of Chhattisgarh, played a prominent role in the national movement of Chhattisgarh. He was born in 1889 in Bilaspur and achieved high degree from London. So he was very educated, and he returned back to Bilaspur from London after completion of his law degree, and he started taking part in the national movement, and he was actively working for the national movement from 1915 to 1941. Now, before I start with MCQs, किसी को कोई डाउट है यहां तक? Anyone has any doubt? Yes, everything is clear. If you are good to go for MCQs, just give me a thumbs up and we can move. Right. First question. In which district of Chhattisgarh the renowned its prolific rock sites are available? Prolific rock sites कहां पे available? रायगढ़. Raigad, very good. Who has stated? मालवी. Malvi, very good, Malvi. Now, second question. What is the significance of rock paintings found in Chhattisgarh? Option A, they depict only religious theme. Option B, they provide insights into the lifestyle and art of early humans. Option C, they are solely decorative in nature. D, they have no historical or cultural value. We have studied rock painting से हमें क्या पता चला था? What we have come to know by rock painting? Answer B, Aparajita. Very good. Yes, very good. Akshita. They provide insights of the lifestyle of early human. जैसे हमने पढ़ा था ना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज दिखा रहे हैं, डांसिंग एक्टिविटीज दिखा रहे हैं, एनिमल्स, मुलक कार्ड्स, तो इन सब से हमें अर्ली ह्यूमन का लाइफस्टाइल पता चला. नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ रॉक पेंटिंग्स इन सिंघनपुर? सिंघनपुर में जो रॉक पेंटिंग्स मिली वो कितने साल पुरानी है? बी 30,000 years. Tanvi, very good. Anshita, it's 30,000 years. Very good, fantastic. Next, what evidence suggests a continued human presence in the Sarguja district from the prehistoric time? Sarguja district में prehistoric time से constantly evidence मिल रहे हैं, वो हमें कैसे पता चलते हैं? By the discovery of ancient coins. Option B, the unearthing of prehistoric remains at the bank of a river. Yes, what is the answer? Anushka Bajpayee. B, Bangalore. Yes, Akshita, it's B, Bangalore. You remember I have told about the name of the river also, Renuka River. Local people call it Renu River. Right? Yes, sir. कहां से मिला था? Right? Next, what is the significance of megalithic culture in Chhattisgarh? Option A, it indicates a nomadic lifestyle. It provides evidence of early agricultural practices. It suggests lack of social organization. It demonstrates a decline in the artistic expression. Yes? Sir, What should be A. the correct answer? A, it indicates nomadic lifestyle. Yes? Anyone else? What? Yes. Sir, option B. Anshika Gubrele. Yes, sir. Its B. answer is option B. It's B, Bangalore, right? Because it provides evidence of early agriculture practice. Nomadic lifestyle was the part, लेकिन early agricultural practices का जो depiction देखने को मिला वो हमें megalithic culture में ही देखने को मिला, right? Next, who was the first martyr from Chhattisgarh in the War of Independence? अभी बताया था highlight करके, कौन है? Option B. B, Veer sir. Narayan. B, Bangalore. Very good. B, Bangalore. Veer Narayan Singh. Fantastic. What was the primary cause of Koi revolt in Bastar? Koi revolt का reason क्या था? Sir, Sir, option C. C.
Salt. C. Opposition of cutting the sal tree by outsiders. Very good. Next, which revolution in Chhattisgarh was primarily aimed at preserving Maria Rebellion. the Sir, practice A, of human America. sacrifice? America. A. Very good, Maria. Fantastic. Next, what was the primary object of Paralkot rebellion? Paralkot rebellion का prime objective क्या था? Sir, option C. Yes. Marathas Option and C. oppressive rule. Exactly, to resist Sir, against the oppressive Anglo-Maratha. rule of Maratha and British. Next, which movement of Chhattisgarh was inspired by Gandhiji's call for individual satyagraha? Which movement in Chhattisgarh was inspired by Gandhiji's call of individual satyagraha? इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही है, ध्यान से देखिए. Sir, This is a option trick C. question. Individual Sir, C. satyagraha. Exactly. Option C, Calcutta, individual satyagraha. Next, what was the significance of Jangal Satyagraha in Chhattisgarh? Question number 11. What was the significance of Jangal Sir, Satyagraha? C. C. C, Calcutta. Very good, very Yes, good. sir. Who played a prominent role in the national movement in Chhattisgarh? National movement, याद रखिए. National Pandit movement में Ravi किसने Shankar prime role? Shukla. B. Very good, पंडित रविशंकर शुक्ला. अरे भाई साहब, अब तो छत्तीसगढ़ में मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन गलत होने ही नहीं है. Which movement in Chhattisgarh was directly inspired by Gandhiji's call to do or die? Gandhiji's Sir, call A, to America. do or die से कौन सा movement motivated था? Yes, what should be the The correct Quit answer? India movement. Quit India Yes, movement. Quit India movement. Fantastic, fantastic. Now, in which district of Chhattisgarh is Singanpur rock site is located? Singanpur rock site कहाँ पे है? Sir, B, B. Raigad. Raigad. Very good, Raigad. What is the name of the river mentioned in the passage that flows from Sir, Sarguja C. district? Sarguja. C. Renuka. Sir, Indravati. Verse. Indravati. Yes. It is Renuka. It is Renuka. Okay, sir. Sarguja district से रेणुका रिवर निकलता है. Remember it? ये अभी हमने डिस्कस किया था. Next, question number 16. What does the term megalithic refers? Megalithic क्या रेफर कर रहा है? Megalithic age में क्या हुआ? Ancient potteries में. A, very good. A. Period characterized characterized by the use of flowers. yes, perfect. So next question is, which city served as the headquarter of Chhattisgarh Deputy Commissioner under the British? Sir, B. Bangalore. Sir, Raipur. Yes, its answer is B. Raipur. Bangalore, Raipur. Perfect. Next, 18th question. What is the name of the region in Bastar known for its tribal people? Sir, Tribal A. people के लिए America. कौन? A. America. अबुझमारी पढ़ा था ना हमने? अबुझमारी. Very Yes, good. sir. In which year Quit India movement commenced? Sir, Sir, 1920. D. 1942. Quit India movement 1942 का है. D कैसे? 1920 में तो सिविल डिसोबीडियंस है. Now, question number 20. That is the most technical question and probably the most difficult one. I'm not sure how many of you will be able to answer. ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऐसा चलता है. इट्स करेक्ट आंसर इज ए, आगरा, अमेरिका. राइट? यस. नाउ प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट्स स्टार्ट द ओपन डिस्कशन. किसी का कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन है? एनीथिंग जो समझ में नहीं आया? Sir, I have one doubt, sir. हम्म. सर, जैसे हमने जो बीच में डायनेस्टी वगैरह हैं सर, जो हमने अभी पढ़े नहीं सर, उसमें जो फाउंडर्स हैं और जो रूलर्स थे या फिर जो लास्ट रूलर्स थे सर, उन्हें पढ़ना जरूरी है क्या सर? नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट एट. देखो, लेट मी टेल यू, मैं आपको डिटेल में ये चीज समझा दूं. छत्तीसगढ़ ने पहली बार छत्तीसगढ़ जीके को इंट्रोड्यूस किया.
You have to understand it in a technical manner. आपको पता है कि 75% जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो कहां से होने वाले हैं? They will be from छत्तीसगढ़. Just a second. हाँ, so what I was stating कि जो होने वाले हैं वो कहां से होने वाले हैं? छत्तीसगढ़ से, राइट? अब जो छत्तीसगढ़ लोकल लॉज और जो बाकी के लॉज हैं उनसे 75-80 क्वेश्चन होंगे. 15 क्वेश्चन मैक्सिमम आने वाले हैं छत्तीसगढ़ जीके से. हिस्ट्री से मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे. और छत्तीसगढ़ पीएससी का पास्ट ईयर पैटर्न आप उठा के देखिए, दे आस्क क्वेश्चन स्पेसिफिकली फ्रॉम छत्तीसगढ़, राइट? और ये जो सिविलाइजेशन डायनेस्टीज है, दे आर द पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नॉट छत्तीसगढ़ हिस्ट्री. छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का पार्ट वो है जो हमने आज डिस्कस किया है. अंडरस्टैंडिंग इट? सर बट कुछ कुछ जैसे बहुत सारे डायनेस्टी जैसे रूलर्स हैं जो छत्तीसगढ़ से होके गुजरे हैं, मतलब जैसे बीच बीच में जो हिस्ट्री है सर. राइट. अगर ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है, व्हाट वी विल डू, इफ यू वांट आई कैन गिव यू वन सेशन ऑन दैट एज वेल. डोंट वरी, वो भी कवर करा देंगे. ठीक है? नहीं सर, आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस, नहीं, सो दैट इज व्हाई. that's what I'm saying. ऐसे तो it is not important, but for the safer side, पढ़ने में बुराई क्या है? पढ़ लेंगे, right? Anyone else having any other question? किसी को कोई और क्वेश्चन है, डाउट है? Yes. All right. Thank you so much, Sudhar sir. And I would thank all of you for your active participation in today's session. I was seeing all of you really सबने बहुत अच्छे से participate किया. And I am so happy to see that जितने बच्चों ने starting से join किया, they stayed here till the end. And I am sure कि सबको जो है अब बहुत clearer understanding of concepts with respect to छत्तीसगढ़ GS आज हमने start किया है. ठीक है? And as we move forward, only message that I want to give each one of you is that consistency is what will get you success. एक consistency और एक discipline. So I would request all of you to be here with us for all 40 to 45 days. जो अभी हम लोग ये छत्तीसगढ़ लाइव लॉ सेशन, ये अपना जो लाइव सेशंस कंडक्ट करेंगे. आई एम श्योर कि सुधार सर की जो एक्सपर्टीज है एंड जो गाइडेंस है एंड आपका जो हार्ड वर्क है, इस ये दिस टुगेदर विल पेव द वे टू योर सक्सेस. एंड ओनली वन मोर मैसेज कि अच्छी इंटेंशन के साथ पढ़ना बेटा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नो मैटर कितनी मेहनत कर लो, बट इफ यू आर नॉट इंटेंडिंग वेल, then also it gets a little more difficult. And if you have any further doubts or clarification, please get in touch with us through Telegram page. We are active there. Sir and me, we both are active. Sir also will be sharing the PDFs. आज जो questions भी हमने discuss किए हैं, sir would be actively participating. And I'm glad to have sir and all the students with us. So wishing you all the very best. We will see you on Monday. Saturdays and Sundays, we will not have session. On Monday, we will see you at 8 p.m. sharp. Thank you so much. God bless. Thank you, beta. And just one thing, like